हाँ जी, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब बढ़िया होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिवीजन सीरीज हमारा आखिरी एएस ग्रुप वन का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22, जिसका आप सबको बहुत बेसब्री से इंतजार था। सर एएस 22 कब आएगा, एएस 22 कब आएगा? तो ये लो मेरे भाइयों और बहनों, एएस 22 आपके सामने रहा। क्या बोलता है मेरा एएस 22? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22, जिसका नाम ही है अकाउंटिंग फॉर टैक्स ऑन इनकम। सर कैसी कैसी बात है सर? इनकम टैक्स तो हम पढ़ते हैं ना सर डीटी के अंदर में, तो सर अकाउंट्स में कौन से टैक्स की बात चल रही है? तो मेरे लाल, होता क्या है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, होता क्या है, चीजें कुछ इस प्रकार से होती हैं। ये देखो, चीजें कुछ इस प्रकार से होती हैं, जैसे कि अगर आप देख पा रहे हो, क्या देख पा रहे हो सर? ये देखो, आपने क्या कर रखा है, एक प्रॉफिट एंड लॉस बना रखा है, पीजीबीपी इनकम टैक्स का एक प्रॉफिट एंड लॉस आपने बना रखा है अकाउंट्स का। यहाँ पे देखिए, आपने नेट प्रॉफिट लिया, यहाँ पर भी आपने देखो इनकम लिया, सेल्स प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट ले रखा है, डिविडेंड ले रखा है, इंटरेस्ट ऑन एफडी ले रखा है, रेट एंड टैक्सेस ले रखा है, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट ऑन लोन, डोनेशन, एम्प्लॉय वेजेस, बोनस टू एम्प्लॉय, इनडायरेक्ट टैक्सेस और प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर माइनस की, ये सब आपने खर्चे माइनस किए, फिर नेट प्रॉफिट निकाला। ये किसने बना रखा है? अकाउंट्स वालों ने बना रखा है। ठीक है, इनकम टैक्स वालों ने देखो उन्होंने भी सब ले रखा है, लेकिन आप देखिए ना, इनके यहाँ पर कुछ अंतर दिखा आपको? सर हाँ दिखा सर, क्या अंतर दिखा? सर मैंने कहा हाँ। सर पहली बात तो इन्होंने डोनेशन को नहीं लिया, वेरी गुड। दूसरा सर, इन्होंने डेप्रिसिएशन ऐसा है, इन्होंने कुछ 32 की बात करी है। ये इंटरेस्ट ऑन लोन इन्होंने लिखा है सब्जेक्ट टू 43B। ये एम्प्लॉय बोनस भी लिखा है इन्होंने सब्जेक्ट टू 43B। ये जीएसटी यानी इनडायरेक्ट टैक्स भी इन्होंने लिखा है सब्जेक्ट टू 43B इन एक्चुअल पेमेंट। अच्छा, और यहाँ पर इन्होंने लिखा प्रीमियरी एक्सपेंडिचर 1/5 यानी 1/5। तो इसका मतलब सर इन्होंने कुछ और कर रखा है, इन्होंने कुछ और दूसरी बात सर, इन्होंने ये सारी इनकम तो जोड़ी नहीं। देखो देखो सर, ये तो सब खाली रह गया। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट इन्होंने लिया नहीं है, डिविडेंड इन्होंने लिया नहीं, इंटरेस्ट ऑन एफडी इन्होंने लिया नहीं है, तो इनका नेट प्रॉफिट कुछ और ही आ रहा है, इनका नेट प्रॉफिट कुछ और ही आ रहा है सर। ऐसा क्यों होता है? ये प्रॉफिट एंड लॉस कुछ और बना रहा है, ये प्रॉफिट एंड लॉस कुछ और बना रहा है। ठीक है, ये प्रॉफिट एंड लॉस एज पर टैक्स है, ये प्रॉफिट एंड लॉस एज पर अकाउंट है। ये दिक्कत है क्यों आ रही है सर? क्योंकि मैं आपको बताऊं, जब आप पीजीबीपी पढ़ते हैं तो पीजीबीपी के अंदर टैक्सेबल इनकम यानी कि प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन निकालने के लिए जो तरीका है वो अलग है। तो टैक्स लॉ अलग कहता है कि नेट प्रॉफिट इस प्रकार से निकलेगा, और अकाउंट्स एज पर अकाउंटिंग प्रिंसिपल हमारा निकालता है। तो होता क्या है मेरे बच्चे, होता क्या है, जब हम टैक्स लॉ पढ़ते हैं तो टैक्स लॉ के अंदर आप जो नेट प्रॉफिट निकालते हैं, ये निकलता है एज पर पीजीबीपी प्रोविजन। ठीक है, और इस नेट प्रॉफिट जो जिसको हम पीजीबीपी की इनकम बोलते हैं, इसी नेट प्रॉफिट को जो वहां पे निकलता है उसको हम पीजीबीपी की इनकम बोलते हैं एज पर टैक्स लॉ। और इसी के ऊपर आप मान लीजिए अपना टैक्स का रेट मल्टीप्लाई करेंगे, और यही आपका यहाँ पर टैक्स आ जाएगा। इसी इनकम को हम एस 22 के अंदर टैक्सेबल इनकम बोलते हैं, और ये जो टैक्स निकला ये आपका टैक्स रेट से मल्टीप्लाई करके निकल गया। ठीक है सर, अब अकाउंट्स में क्या होता है, अकाउंट्स के अंदर आप जो भी अकाउंटिंग करते हैं, जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस बनता है, ये बनता है एज पर गैप का प्रिंसिपल, या एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, या एज पर अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो यहाँ पर कोई टैक्स का लॉ नहीं होता, या प्लस कंपनीज एक्ट हम लोग देख रहे होंगे अगर कंपनी के केस में। तो ऐसे केस में जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस बनेगा, या यहाँ से जो निकलेगा वो नेट प्रॉफिट, वो इनसे अलग होगा, इनका टैक्सेबल इनकम और हमारा नेट प्रॉफिट। जो हमारा नेट प्रॉफिट होता है इसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग इनकम, इसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग इनकम। तो हमारी अकाउंटिंग इनकम इनसे अलग होगी और इनका कुछ अलग होगा। तो ऐसे केस में जब हम इस पे टैक्स का रेट मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो हमारा टैक्स निकल के आता है एज पर अकाउंट्स, और जो इनका टैक्स निकल के आता है एज पर टैक्स लॉ, ये दोनों टैक्स आपस में डिफरेंट होता है, ये दोनों टैक्स का अमाउंट आपस में अलग होता है। अच्छा, फिर आपने कहा सर मैंने कहा हाँ सर, क्या क्या कारण हो सकता है सर इनके अलग अलग होने के? एएस 22 में जो आप कारण पढ़ते हैं, तो हमारे पास में दो रीजन होते हैं। दो रीजन की बात मैं बाद में करूंगा, पहले आप नॉर्मल बात करूं आपसे, क्या क्या कारण आपके पास में होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं डेप्रीसिएशन की,
मैं बात करूं बेटा डेप्रिसिएशन की, तो डेप्रिसिएशन के अंदर में क्या होता है, जब आप अकाउंट्स के अंदर होता है तो मेरा अकाउंट्स क्या बोलता है, मेरा अकाउंट्स है तो कंपनीज एक्ट फॉलो कर रहा होगा, शेड्यूल 2 डेप्रिसिएशन का सेक्शन 123, या वो अपनी नॉर्मल अकाउंटिंग में एसएलएम या डब्ल्यूडीवी या एनी अदर मेथड फॉलो कर रहा होगा, बोलो हाँ। और जो भी डेप्रिसिएशन मेरा आ रहा होगा, मैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस में 2 डेप्रिसिएशन लेके चार्ज करता जाऊंगा। और दूसरी बात, मेरे अकाउंट्स के अंदर का जो डेप्रिसिएशन होता है ना, मेरे अकाउंट्स के अंदर जो डेप्रिसिएशन होता है वो रेडी टू यूज से देखा जाता है। और जब हम टैक्स की बात करते हैं, जब आप टैक्स लॉ की बात करते हैं, वहां पे जो डेप्रिसिएशन होता है मेरे बच्चे, वहां पे जो डेप्रिसिएशन होता है, ये डेप्रिसिएशन आपका एज पर सेक्शन 32 होता है, ये एज पर सेक्शन 32 होता है जो कि ब्लॉक की बात करता है। ये ब्लॉक ऑफ एसेट के बेसिस पे होता है, ये ब्लॉक के कॉन्सेप्ट पे होता है। और जब ये ब्लॉक के कॉन्सेप्ट पे होता है तो यहाँ पर कैटेगरी ऑफ एसेट डिफाइंड होती हैं, और क्योंकि कैटेगरीज ऑफ एसेट पे होता है तो इनके स्पेसिफाइड रेट होते हैं, और इनके स्पेसिफाइड रेट होते हैं, और यहाँ पे हमेशा हमेशा सिर्फ और सिर्फ डब्ल्यूडीवी मेथड फॉलो होता है। और दूसरी बात, जो इनकम टैक्स का डेप्रिसिएशन होता है ना, वो पुट टू यूज के बेस पे चलता है। पुट टू यूज के बेस पे चलता है, मतलब 180 दिन से ज्यादा या 180 दिन से कम अगर ऐसा है तो हाफ डेप्रिसिएशन या 100% डेप्रिसिएशन, ऐसे कुछ बातें वहां पर होते हुए चलती थी। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो आप पीजीबीपी की बात करोगे, जब पीजीबीपी के अकॉर्डिंग आप प्रॉफिट एंड लॉस बनाओगे, तो इनका जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट आएगा और जो मेरे अकाउंट्स का डेप्रिसिएशन का अमाउंट आएगा बेटा, वो दोनों अलग आएंगे। जब वो दोनों अलग आएंगे ना कहीं जो नेट प्रॉफिट एज पर अकाउंट्स आएगा और नेट प्रॉफिट एज पर पीजीपी आएगा, वो दोनों अलग अलग आएंगे। और जब वो दोनों अलग अलग आएंगे तो मेरे टैक्स के अमाउंट में बहुत बड़ा अंतर, यानी जो थोड़ा बहुत जो भी है अंतर आना ही आना है। और एग्जांपल बताइए सर। और देखिए बेटा, जब आप अकाउंट्स के अंदर होते हैं, मान लीजिए बोनस टू एम्प्लॉय है, अकाउंट्स के अंदर मान लो बोनस टू एम्प्लॉय है, आपने जो एम्प्लॉय को बोनस दिया, आप अकाउंट्स में क्या करते हो, चुपचाप प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हो, और आपने ये बोनस दिया और माइनस कर दिया, प्रॉफिट एंड लॉस में खर्चा दिखा दिया। लेकिन आप जानते हैं अकाउंट्स में, क्योंकि आप जानते हैं अकाउंट्स में जब आप खर्चा दिखाते हो वो किस बेस पे दिखाते हो, अकाउंट्स में खर्चा सर अक्रूवल बेसिस पे जाता है। अकाउंट्स में जो खर्चे आप दिखाते हैं, इनकम आप दिखाते हो, अक्रूवल बेसिस पे दिखाते हैं। तो मैंने अपने एम्प्लॉय को बोनस दिया, बोनस ड्यू हुआ, जब बोनस ड्यू हुआ तो मैंने उसको प्रॉफिट एंड लॉस में खर्चा चार्ज कर दिया, बात खत्म। लेकिन जब आप टैक्स की बात करेंगे, जब आप टैक्स की बात करेंगे, यही बोनस टू एम्प्लॉय टैक्स के अंदर अलाउ तो है, आप प्रॉफिट एंड लॉस में माइनस तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इनकम टैक्स लॉ क्या कहता है, वो कहता है कि आप इसको खर्चे को क्लेम तो कर सकते हो, लेकिन सब्जेक्ट टू 43B यानी कि एक्चुअल पेमेंट होनी चाहिए। अगर ये एक्चुअली पेड होगा, अगर ये एक्चुअली बेटा पे होगा, अगर एक्चुअली पेड होगा, तभी आप इसको यहाँ पर माइनस कर पाओगे, अन्यथा आप इसको माइनस नहीं कर सकते। अब मान लीजिए मैंने पे नहीं कर रखा था इस साल, मैंने करंट फाइनेंशियल ईयर में पे नहीं कर रखा था, तो मैं अकाउंट्स में तो खर्चा दिखा चुका था ना, मैं अकाउंट्स में तो खर्चा दिखा चुका था, लेकिन मैंने क्योंकि मैंने पे नहीं कर रखा है तो मैं टैक्स में इस खर्चे को नहीं दिखा सकता, क्योंकि मैंने पे नहीं कर रखा है तो मैं टैक्स में इस खर्चे को नहीं दिखा सकता। मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर आ रही है। तो इससे भी मेरा जो नेट प्रॉफिट होगा वो अलग अलग हो जाएगा, इससे भी मेरा जो नेट प्रॉफिट होगा वो अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, यस सर ठीक है। इसके अलावा बताइए सर, इसके अलावा देखो मेरे लाल, अगर मान करो कोई डोनेशन है, मान लो कोई डोनेशन है, डोनेशन आपने दिखा रखा होगा अकाउंट्स के अंदर खर्चे में, लेकिन इनकम टैक्स तो इसको अलाउ ही नहीं करता, इनकम टैक्स तो इसको अलाउ ही नहीं करता। ये प्रॉफिट एंड लॉस में कभी कभी डोनेशन को दिखाएगा ही नहीं। तो मैंने अकाउंट्स में खर्चा क्लेम किया, लेकिन इनकम टैक्स ने वो खर्चा मुझे नहीं दिया, तो अल्टीमेटली इनका नेट प्रॉफिट अलग हो जाएगा, इनका नेट प्रॉफिट अलग हो जाएगा। और बताइए सर, इंटरेस्ट ऑन लोन पे किया मैंने, अरे रे रे रे, इंटरेस्ट ऑन लोन, अब मान लो इंटरेस्ट ऑन लोन के नाम का मेरा कोई खर्चा था, अकाउंट्स तो कहता है भाई साहब अक्रूवल बेसिस पे टू इंटरेस्ट का खर्चा चार्ज करो, अकाउंट्स कहता है अक्रूवल बेसिस पे इंटरेस्ट का खर्चा चार्ज करो, लेकिन टैक्स लॉस कहता है सब्जेक्ट टू 43B, यानी कि अगर एक्चुअली पे होगा, अगर ये इंटरेस्ट ऑन लोन एक्चुअली पेड है, पेड बेटा, तो ही यहां पर हम प्रॉफिट एंड लॉस में आपको टू इंटरेस्ट का खर्चा अलाउ करेंगे, अगर अदरवाइज नहीं करेंगे। अगर मान लो अक्रूड था, पे नहीं था, तो अकाउंट्स में तो आपने खर्चा दिखा दिया होगा, लेकिन इनकम टैक्स बेटा आपको खर्चा अक्रूवल बेसिस पे अलाउ नहीं करेगा। सेम फॉर जीएसटी,
सेम फॉर जीएसटी। तो बहुत सारे खर्चे ऐसे हैं जो अकाउंट्स तो हमेशा हमेशा अक्रूवल पे काम करेगा, लेकिन इनकम टैक्स हमेशा अक्रूवल पे काम नहीं करेगा। कुछ खर्चे ऐसे हैं जहां पर सब्जेक्ट टू 43B इनकम टैक्स कहता है जब तक ये खर्चे एक्चुअल में पे नहीं होंगे, जो 8-9 खर्चे आपके हैं, जब तक ये खर्चे एक्चुअली पे नहीं हुए होंगे तब तक हम आपको माइनस नहीं करने देंगे, जिसकी वजह से मेरा जो अकाउंट्स का प्रॉफिट है और जो टैक्स का प्रॉफिट है वो दोनों आपस में डिफरेंट होता है। और क्या, क्योंकि टैक्स लॉज में क्या होता है, सब्जेक्ट टू 43B, सब 43B क्या बोलता है, जिस फाइनेंशियल ईयर में पे करो एक्चुअली पे करो उस साल में डिडक्शन ले लेना। मैंने अगले साल पे की है तो अगले साल इनकम टैक्स डिडक्शन देगा, लेकिन अकाउंट्स अगले साल नहीं देगा। क्यों? अकाउंट्स ऑलरेडी पिछले साल दे चुका होगा, क्योंकि अकाउंट्स आपको अक्रूवल सिस्टम पे खर्चा अलाउ कर चुका था, इसलिए अकाउंट्स ने लास्ट ईयर आपको माइनस करने दिया था। पे आप अगले साल कर रहे हैं तो इनकम टैक्स आपको अगले साल माइनस करने के लिए देगा। तो फिर देखो, पिछले साल भी डिफरेंट था प्रॉफिट, इस साल भी डिफरेंट है प्रॉफिट। मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर, आ रही है। तो ये बहुत सारे कारण होते हैं, ये बहुत सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से मेरे अकाउंट्स का नेट प्रॉफिट अलग हो जाता है और मेरे टैक्स का नेट प्रॉफिट अलग हो जाता है। और जब मेरे अकाउंट्स का नेट प्रॉफिट, जो मेरे अकाउंट्स का, जिसको हम लोग प्रॉफिट यानी टैक्स से पहले का प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसी प्रॉफिट बिफोर टैक्स को हम बोलते हैं अकाउंटिंग इनकम। इसी प्रॉफिट बिफोर टैक्स को हम बोलते हैं अकाउंटिंग इनकम। और जो मेरा पीजीबीपी का नेट प्रॉफिट निकलता है, जो मेरे पीजीबीपी का नेट प्रॉफिट निकलता है, इसको हम बोलते हैं टैक्सेबल इनकम। इन दोनों में जो डिफरेंस आ रहा होगा, ये डिफरेंस कारण बनता है किस चीज का, इससे बनेगा डीटीए या डीटीएल। सर ये क्या होता है देखेंगे अभी। ये जो डिफरेंस आया ना, ये डिफरेंस दो प्रकार का हो सकता है, या तो ये टेम्पररी डिफरेंस होगा या ये परमानेंट डिफरेंस होगा। या तो ये टेम्पररी डिफरेंस होगा या ये परमानेंट डिफरेंस होगा। टेम्पररी डिफरेंस का मतलब क्या होता है सर, जो अलाउड या डिसअलाउड हो रहे हैं, जो अलाउड या डिसअलाउड हो रहे हैं ड्यू टू टाइमिंग इफेक्ट, ड्यू टू टाइमिंग डिफरेंस। यानी इस साल अलाउ किया, हो सकता है अगले साल डिसअलाउ कर दे, इस साल डिसअलाउ किया अगले साल जैसे ये हो, ये है जैसे कि ये है देखो 43B इंटरेस्ट ऑन लोन, इस साल मैंने पे नहीं कर रखा था तो अकाउंट्स में तो खर्चा माइनस हो गया था, लेकिन टैक्स ने क्या कर दिया, इस साल डिसअलाउ कर दिया, जब अगले साल पे करूंगा तो टैक्स अलाउ कर देगा। आ रही मेरी बात समझ में? हाँ सर आ रही है। वैसे ही आपका जो इनडायरेक्ट टैक्सेस थे या बोनस टू एम्प्लॉय था, ने इस साल अलाउ डिसअलाउ हो रहा है, अगले साल अलाउ हो जा रहा है एक्चुअली पे बेसिस पे, तो इनको बोलते हैं टाइमिंग डिफरेंस। यानी इस साल अगर डिसअलाउ हो रहा है अगले साल अलाउ कर देंगे, मतलब इनका अगले साल रिवर्सल हो जाता है। तो जिनका रिवर्सल हो जाता है, जिनका रिवर्सल हो जाता है, इनको हम बोलते हैं टाइमिंग डिफरेंस। मतलब कुछ नहीं, इस साल सरकार ने हमसे ज्यादा टैक्स लिया तो अगले साल कम लेगी, इस साल कम टैक्स लिया तो अगले साल ज्यादा लेगी, बस और कुछ नहीं है। तो ये टाइमिंग डिफरेंस है। कुछ डिफरेंसेस ऐसे होते हैं यहाँ पे जो परमानेंट डिफरेंस है, जो कि अगर इस बार नॉट अलाउड है तो बेटा भविष्य में भी नॉट अलाउड ही रहेंगे। ये परमानेंट डिफरेंस सर जैसे कि पेनल्टी, पेनल्टी के नाम का कोई खर्चा था, इनकम टैक्स अलाउ नहीं करेगा। डोनेशन, डोनेशन इनकम टैक्स बेटा कभी अलाउ नहीं करेगा। तो ये वो खर्चे हैं जो अकाउंट्स में अगर आपने माइनस कर भी रखे हैं तो इनकम टैक्स इनको कभी अलाउ नहीं करता, तो इनकी वजह से कहीं भी कोई डिफरेंस का मतलब भी नहीं है। ये परमानेंट डिफरेंस है, इनका कभी भी रिवर्सल पॉसिबल नहीं होता। ओके, इनका कभी भी रिवर्सल यहाँ पे नहीं होता। सर हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं पढ़ना बेटा, हमें बस क्या करना है, हमें क्रक्स निकालता हूं, क्रक्स। हमें क्या समझना है, हमें बस ये समझना है, जो आपने प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाला एज पर अकाउंट्स, फिर आपने प्रॉफिट या इनकम निकाली एज पर पीजीबीपी, सरकार ने क्या इफेक्ट लिया, सरकार ने क्या किया, तो यहां पर क्या होगा, कुछ अलाउड डिसअलाउड होगा। जैसे यही पढ़ते हो पीजीबी के अंदर? हाँ सर यही पढ़ते हैं। सरकार ने कहा होगा नहीं ये खर्चा अकाउंट्स में अलाउड है लेकिन हम नहीं करते। अब यहाँ पे सेक्शन, यहाँ पे डेप्रेशन, नॉर्मल डेप्रेशन है अकाउंट एज पर कंपनीज एक्ट, यहाँ पर आपने सेक्शन 32 लगा दिया। तो ये चीजें आई होंगी, इसकी वजह से कुछ टेम्पररी डिफरेंस पैदा होगा। परमानेंट की बात मैं भी नहीं कर रहा हूं, ठीक है। टेम्पररी डिफरेंस जैसे कि वही प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर, अकाउंट्स में आप एज इट इज एस 26 कहते हैं, जिस साल पैदा हुआ उस साल माइनस करो, लेकिन इनकम टैक्स में जो आप पढ़ते हैं वो कहता है 1/5 1/5 1/5 यानी 35D, यही पढ़ते हो? हाँ सर हाँ। तो 1/5 1/5 1/5 करके आप लोग करते हैं। तो ऐसे केस में अंतर तो आएगा,
अकाउंट्स ऑफ प्रॉफिट अलग आ रहा होगा, इनकम टैक्स का अलग आ रहा होगा। इस टेम्परेरी डिफरेंस से जानिए भविष्य कैसा है, भविष्य में क्या होगा। ओ, इसका इंपैक्ट ऑन भविष्य। अगर भविष्य सुनहरा है बेटा, अगर भविष्य सुनहरा है मतलब भविष्य में फायदा है, तो वो एसेट है, तो फिर बनेगा डेफर्ड टैक्स एसेट। अगर भविष्य में जिम्मा आ रहा है, जिम्मेदारी आ रही है, तो फिर बनेगा डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। ओ, आ रही बात समझ में? यस सर, यस सर, यस सर। सर कोई एग्जांपल दीजिए, ये लो बेटा एग्जांपल। फॉर एग्जांपल अकाउंट्स में डेप्रीसिएशन था 1,00,000 रुपए, इनकम टैक्स में डेप्रीसिएशन था 1,20,000 रुपए। तो हुआ क्या होगा, अकाउंट्स में आपने खर्चा माइनस किया होगा डेप्रीसिएशन का 1,00,000 रुपए, इनकम टैक्स में आपने माइनस किया होगा पीजीबीपी के अंदर 1,20,000। तो इसका मतलब यहाँ का नेट प्रॉफिट ज्यादा आया होगा क्योंकि खर्चा कम है, और यहाँ नेट प्रॉफिट कम आया होगा क्योंकि खर्चा ज्यादा है। मैंने कहा हाँ। इसकी वजह से बताओ, अगर नेट प्रॉफिट कम है, टैक्स लॉस में प्रॉफिट कम है, तो सरकार ने कम टैक्स लिया, सरकार ने आज आपसे कम टैक्स लिया, यानी आज सरकार ने आपसे कम टैक्स लिया, यानी आज आपको ज्यादा हायर डेप्रिसिएशन दिया सरकार ने, तो इसका मतलब सरकार ने आज आपसे कम टैक्स लिया, मतलब भविष्य में ज्यादा टैक्स लेगी। मतलब भविष्य में ज्यादा टैक्स लेगी, तो भविष्य कैसा है, भविष्य में ज्यादा टैक्स लेगी। आज कम टैक्स लिया मतलब भविष्य में ज्यादा टैक्स लेगी। ओ, और भविष्य में बेटा ज्यादा टैक्स लेगी, तो बताओ फायदा है कि नुकसान है? सर जिम्मेदारी आ रही है, तो इस डिफरेंस का डिफरेंस कितना आ रहा है बता सकते हो? हाँ सर, 1,20,000 माइनस 1,00,000, तो टेम्परेरी डिफरेंस कितना, 20,000। इसके ऊपर टैक्स के रेट से मल्टीप्लाई करोगे, हाँ सर, इस डिफरेंस में मल्टीप्लाई क्या आएगा, डी टी एल आएगा सर, एल लाइबिलिटी, जिम्मा पैदा हो रहा है क्योंकि भविष्य में ज्यादा टैक्स लगी। ठीक, ऐसे ही ऐसे बताइए। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल आपने मान लीजिए अकाउंट्स में आपने जीएसटी अक्रूवल बेसिस से माइनस कर दिया, कितना, 1,00,000 रुपए। तो जीएसटी के नाम का खर्चा दिखाया प्रॉफिट एंड लॉस में, और टैक्स लॉस में क्योंकि टैक्स लॉस अक्रूवल पे अलाउ नहीं करेगा, वो 43B लगा देगा, और 43B में आपने डिस अलाउ कर दिया पूरा का पूरा, डिस अलाउड कर दिया पूरा का पूरा। फॉर एग्जाम्पल जिसमें से मैं बोलूं, पेड जो था, पेड ओनली 40,000 रुपए था, ठीक है। तो इनकम टैक्स में अलाउ कितना हुआ होगा, तो पीजीपी में बेटा अलाउ हुआ होगा सिर्फ 40,000, तो डिफरेंस कितना आया, 60,000। डिफरेंस कितना आया, 60,000। इस डिफरेंस को बोलते हैं टेम्परेरी डिफरेंस, इस डिफरेंस को बोलते हैं टेम्परेरी डिफरेंस। अब ध्यान से मेरी बात समझो, अकाउंट्स में प्रॉफिट 1,00,000 से कम हुआ होगा, इनकम टैक्स में 40 से, मतलब कि यहाँ पे पीजीबीपी की इनकम बढ़ गई, बोलो हाँ, क्योंकि खर्चा कम तो प्रॉफिट ज्यादा। तो कितने से, 40 से, 60 से ना, हाँ 60,000 रुपए से, 60,000 रुपए से पीजीबीपी बढ़ गया होगा। 60,000 से मेरा पीजीबीपी बढ़ गया, तो कैसा हुआ, आज सरकार ने ज्यादा टैक्स लिया, आज टैक्स ज्यादा लिया। हाँ सर, भविष्य कैसा है बेटा, तो सर आज ज्यादा लिया है, आज जो खर्चा था वो डिसअलाउ कर रहा है, तो भविष्य में जब जीएसटी पूरा पे कर दूंगा अलाउ कर देगी, तो भविष्य में कम टैक्स लेगी, तो भविष्य में टैक्स कम लेगी। तो भविष्य में सरकार जो टैक्स कम लेगी, तो इस डिफरेंस पे जब मैं टैक्स के रेट से मल्टीप्लाई करूंगा, इस डिफरेंस में जब मैं टैक्स रेट से मल्टीप्लाई करूंगा, तो भविष्य में भविष्य कैसा है बेटा, भविष्य सुनहरा है सर, भविष्य में टैक्स कम लगेगा, तो टैक्स कम लगेगा तो डीटीए बनेगा, तो डीटीए बनेगा। तो क्रक्स क्या निकला, क्रक्स ये निकला, चेक करो जो आज आपको अलाउंस या डिसअलाउंस आ रही है और जो डिफरेंस पैदा हो रहा है, इस डिफरेंस की वजह से चेक करो भविष्य कैसा है। ये क्रक्स है एएस 22 का, यही मूल मंत्र है इस एएस का। चेक करो तुम्हारा भविष्य कैसा है, बस भविष्य कैसा है बेटा। अगर भविष्य में फायदा आ रहा है टैक्स को लेके, तो डीटीए बनेगा, भविष्य में जिम्मेदारी आ रही है टैक्स को लेके, तो डीटीएल बनेगा। तुम कितने ही एग्जाम्पल ले लो, तुम 100 एग्जाम्पल ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये क्रक्स तुम्हें दिमाग में बैठालना है।
चेक करो, आज जो ये अलाउंस और डिसअलाउंस हुई है, आज जो ये टेम्पररी डिफरेंस पैदा हुआ है, इसके इम्पैक्ट से तुम्हारा भविष्य कैसा होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तुम्हारा भविष्य कैसा होगा। ओके सर। इसके बाद कुछ कंपनी से कंपनीज एक्ट है, सॉरी, कुछ कंपनी है, अब मान लो कंपनी के ऊपर क्या लगता है, कंपनी के ऊपर पीजीबीपी तो लगता ही लगता है। इसके अलावा कंपनी को जो अपना प्रॉफिट एंड लॉस है, ये सॉरी अपना जो पीजीपी की इनकम है, या जो इनकम टैक्स की इनकम होती है, वो एज पर मैट भी निकालनी होती है, जहां पर वो बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। बोलो हाँ। इनको एज पर मैट बुक प्रॉफिट भी निकालना होता है कंपनीज को। आपने पढ़ा होगा जब मैट क्यों आया था, धीरू भाई अंबानी की पूरी कहानी आपने पढ़ी होगी। यहाँ पे जो धीरू भाई अंबानी ने 1999 तक रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कभी टैक्स पे नहीं किया था, तो 1985 में जब वीपी सिंह की सरकार थी, तो पहले मैट को लाया गया कि धीरू भाई अंबानी, क्योंकि रिलायंस टैक्स पे करती थी, बहुत मैसिव टैक्स प्लानर उनको बोला जाता था। तो 1985 में जब मैट आएगी तो मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स, मिनिमम मतलब टैक्स पे करने का एक ऑल्टरनेटिव मेथड लेके आए थे, जिसमें कहा कि इस ऑल्टरनेटिव मेथड में इतना तो कम से कम हर कंपनी को पे करना ही करना पड़ेगा। और आपको जान के हैरानी होगी, ये मैट लेके तो आए थे धीरू भाई अंबानी, यानी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने मैट को ही फेल कर दिया। और जब मैट को फेल कर दिया, फिर से इनको 88 और 89 में मैट को वापस लेना पड़ा, फिर मैट को वापस लेना पड़ा, फिर 92 में मैट लेके आए, फिर मैट लेके आए, तो फिर इनका मैट फेल हो गया। तो चिदम्बरम बनाते रहे, फिर अरुण जेटली जी लास्ट में 1999 में इस पूरे मैट को रीड्राफ्ट किया, और फिर से मैट एप्लीकेबल हुआ। तब 1999 में फर्स्ट टाइम रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने इनकम टैक्स पे किया था इंडिया में। ठीक है, तो अगर आप देखें तो मैट आया क्यों था, तो मैट आया ही रिलायंस के लिए था। ठीक है, तो आपको डीटी वाले सर ने इन डिटेल आपको पूरी कहानी समझा रखी, मतलब आधे एक घंटे की, तो जब मैट पढ़ते हैं तो मैट के अंदर आधे एक घंटे तो पहले ही रिलायंस और धीरू भाई अंबानी की कहानी समझ में आती है कि कितने फाइनेंस मिनिस्टर लगे थे इनके पीछे, किसने किसने मैट बनाया, किसने किसने क्या किया, लेकिन लास्ट में कुछ नहीं हुआ, इतने साल लगे। तो मैट भी जब 85 में आया और 99, मतलब मैट आने के 15 साल बाद इनको टैक्स पे करना पड़ा था। ठीक है, तो इस बीच में मैट आया, फिर मैट वापस लिया गया, फिर मैट आया। ठीक, तो पूरी कहानी है मैट की। तो मैट आया क्यों था, मैट आया ही रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के लिए था। ठीक है, तो मैट क्या है, मैट एक ऑल्टरनेटिव मेथड है कि आपको इतना मिनिमम टैक्स पे करना ही करना पड़ेगा। और मैट के अंदर आप टैक्स निकालने के लिए बेटा टैक्सेबल प्रॉफिट नहीं निकालते, मैट के अंदर आप बुक प्रॉफिट निकालते हैं। ठीक है, मैट के अंदर आप बुक प्रॉफिट निकालते हैं, और बुक प्रॉफिट कैसे निकलता है, वो एज पर मैट निकलता है, जहां पर मैट के कुछ प्रोविजन दे रखे हैं कि ये 12-13 आइटम ऐड होंगे और ये 7-8 आइटम माइनस होंगी, और 115 जेबी के अकॉर्डिंग वहां पर बुक प्रॉफिट आएगा, और उस पर आप 15% मल्टीप्लाई करेंगे और आपको वहां पर मैट का टैक्स आ जाएगा। तो मैट और पीजीपी, तो जब मैट कंपनी के ऊपर अप्लाई होता है, यानी कंपनी अप्लाई तो होता ही होता है, जब मैट और पीजीपी दोनों के बीच में चर्चा होती है, तो कंपनी को क्या पे करना होता है, मैट और पीजीपी विच एवर इज हायर, जो इन दोनों में से हायर होता है कंपनी को वो पे करना होता है। मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर आ रही है। अब मान लो कंपनी ने मैट पे किया और अकाउंट्स में उसका नेट प्रॉफिट कुछ और आ रहा है, क्या फिर से डिफरेंस आ रहा है? यस सर फिर से डिफरेंस आ रहा है। तो फिर से क्या होगा, फिर से टेम्परेरी डिफरेंस, और फिर से यहाँ पे डीटीए डीटीएल बनते हुए चलेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस यही है एएस 22 यार, और कुछ नहीं। इंटरमीडिएट लेवल पे आपके सिलेबस में एएस 22 इतना ही है। ठीक है, इंटरमीडिएट लेवल पे आपके सिलेबस में मैट इतना ही है, सॉरी एएस 22 इतना ही है। तो 20 मिनट में आपका एएस 22 पूरा रिवाइज हो गया, आप देख सकते हैं आराम से। इसके बाद क्या होता है, आपको करना क्या, सबसे पहले अकाउंट्स में क्या निकलेगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इस प्रॉफिट बिफोर टैक्स को हम अकाउंट्स में क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग इनकम बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग इनकम। और इस अकाउंटिंग इनकम से क्या निकलेगा, इस अकाउंटिंग इनकम पे निकलेगा टैक्स का जो रेट आप मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे दो टैक्स आएंगे, एक तो करंट टैक्स और एक डेफर टैक्स। ओ, और जब आप टैक्स लॉस की बात करेंगे, यानी कि पीजीबीपी, इस पर जो आप टैक्स रेट मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको हम बोलते हैं टैक्सेबल इनकम। और यहां से क्या आएगा, टैक्स एक्सपेंस आएगा इनका, यानी कि एज पर टैक्स लॉस। अब एज पर टैक्स लॉस टैक्स होना चाहिए था 1 लाख रुपए फॉर एग्जाम्पल, एज पर टैक्स लॉस टैक्स होना चाहिए था 1,20,000 रुपए, बट एज पर अकाउंट जो टैक्स आ रहा था बेटा, वो आ रहा था मेरा यहाँ पे 90,000 रुपए। तो मेरा करंट टैक्स तो हो जाएगा 1 लाख रुपए,
और 10,000 नेगेटिव का मतलब DTL, ये क्या हो जाएगा, डेफर्ड टैक्स हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर आ रही है। तो ऐसे हम लोगों को करते हुए चलना है और ऐसे हम लोग काम करेंगे। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, सब याद आ रहा होगा। मैं फिर बता दूं, ये रिवीजन हम लोग कर रहे हैं, ये रिवीजन क्लास है यार, क्योंकि AS 22 में पूरा इन डेप्थ पहले घुसना पड़ता है अंदर। आपको एक एक एग्जाम्पल में तोड़ तोड़ के दिखाता, एक एक एग्जाम्पल की फोटो बना बना के तोड़ तोड़ के दिखाता हूँ रेगुलर में, तब जाके हम लास्ट में क्वेश्चंस के अंदर आते हैं। ठीक है, बट इस समय हम रिवीजन में है और आपके पास समय इतना नहीं है कि आप इन डेप्थ घुस सको। अब तो हमें कुछ अंदर घुसना ही नहीं है, अब तो हमें बस चुपचाप बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है जो मेरे एग्जाम के लिए रेलिवेंट है। आ जाइए, जो आइए सर एक बार थोड़ा नोट्स रिवाइज करा दीजिए फटाफट से, फिर हम लोग क्वेश्चंस के अंदर जाते हैं। ठीक है, AS 22 AS का नाम है मेरा, अकाउंटिंग फॉर टैक्स ऑन इनकम। याद रखिएगा, अगर MCQ आ तो इनकम टैक्स नहीं है, याद रखना। इनकम टैक्स मेरे AS का नाम नहीं है, इनकम टैक्स मेरे AS का नाम है, मेरे AS का नाम है अकाउंटिंग फॉर टैक्स ऑन इनकम। इनकम टैक्स इसको इंडियस 12 में कहते हैं। जब आप इंडियस 12 पढ़ोगे ना फाइनल में मेरे साथ में, तो इंडियस 12 के अंदर हम इसको टैक्स इनकम टैक्स बोलते हैं। तो इंडियस 12 में नाम सिर्फ इनकम टैक्स है। ठीक है, यस सर ठीक है। तो दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल टू ऑल एंटिटी। टर्मिनोलॉजी, कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी यहाँ पर आपको यूज करने को मिलेगा, जैसे कुछ तो मैंने अभी आपको दिखा था, टाइमिंग डिफरेंस। अभी टेम्परेरी डिफरेंस ना इंडियस 12 का है। ठीक है, ये फाइनल वालों के साथ रह के ना, तो वो टाइमिंग डिफरेंस को हम लोग टेम्परेरी डिफरेंस बोलते हैं इंडियस 12 के अंदर में। ठीक है, तो सबसे पहले टैक्स एक्सपेंस। टैक्स एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, करंट टैक्स प्लस डेफर्ड टैक्स। उसके बाद करंट टैक्स का मतलब होता है टैक्स इज कैलकुलेटेड ऑन टैक्सेबल इनकम। टैक्स इज कैलकुलेटेड ऑन टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम का मतलब क्या होता है, PGBP। टैक्सेबल इनकम का मतलब होता है PGBP की इनकम। ठीक है, इसके बाद टैक्सेबल इनकम मींस इनकम कंप्यूटेड एज पर टैक्स लॉज यानी PGBP। डेफर्ड टैक्स का मतलब क्या होता है, टैक्स इज कैलकुलेटेड ऑन टाइमिंग डिफरेंस। देखा, यही करा था हम लोगों ने, जो डिफरेंस आ रहा था वो डिफरेंस याद है, डिफरेंस के ऊपर टैक्स रेट मल्टीप्लाई किया था आपने, तो वहां से आपका आ रहा है DTA या DTL। टेम्परेरी डिफरेंस क्या होता है, अकाउंटिंग प्रॉफिट और टैक्सेबल प्रॉफिट, डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग इनकम और टैक्सेबल इनकम। यही टाइमिंग डिफरेंस था, यही टेम्परेरी डिफरेंस में आपसे बोलते हुए चल रहा था। ठीक है, अकाउंटिंग इनकम का मतलब क्या था, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। यही पढ़ा था आपने अकाउंट्स के हिसाब से। यस सर, टाइप्स और डिफरेंस, दो प्रकार के डिफरेंस है, टाइमिंग डिफरेंस और एक परमानेंट डिफरेंस। टाइमिंग डिफरेंस कौन था, जिनका अलाउंस डिसअलाउंस आ रहा होगा, जिनका भविष्य में रिवर्सल हो जाएगा। और परमानेंट डिफरेंस कौन था, जिनका भविष्य में कोई भी रिवर्सल नहीं हो रहा होगा, जैसे कि डोनेशन और पेनल्टीज। फिर यहाँ पर एग्जांपल दे रखे हैं, टाइमिंग डिफरेंस है, टेम्परेरी डिफरेंस किसको कहते हैं। अकाउंट्स में आपका सीधे सीधे 4 to 5 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया एग्जाम में। 4 to 5 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन बेटा यहाँ से पूछा गया एग्जाम के अंदर में, तो इसको अच्छे से करते हुए चलिएगा। ठीक है, तो कौन कौन से खर्चे ऐसे हैं, ये कुछ नहीं, दिमाग की बत्ती बंद करो। आप PGBP पढ़ चुके हो, मैंने कहा हाँ सर पढ़ चुके हैं। अकाउंट्स तो बेटा आती है, मैंने कहा सर आती है। अकाउंट्स किस बेसिस पे काम करता है, अकाउंट करता है सर, अकाउंट्स हमारा अक्रूवल सिस्टम पे काम करता है। PGP किस पे काम करता है, सब्जेक्ट टू 43B और सेक्शन 36 से खर्चा अलाउ करता है, लेकिन सब्जेक्ट टू 43B। कौन कौन से खर्चे ऐसे थे सेक्शन 36 के अंदर जहां जहां पर 43B लिखा था, सर बोनस था, IDT था, इंटरेस्ट ऑन लोन था, ये सब खर्चे थे। सीधी सी बात है, यही खर्चे अकाउंट्स उन्होंने किस पर अलाउ किए होंगे, अक्रूवल बेसिस पे। और इन्हीं खर्चों को इनकम टैक्स कैसे अलाउ करेगा, कैश बेसिस पे। तो डिफरेंस आएगा। यस सर, बात खत्म, लिख दो उनको उठा के। इंस्टीट्यूट 4 से 5 नंबर में कहता है 4 पॉइंट लिखो, तो तुम यार दिमाग की बत्ती बंद करो ना। अगर तुमने इनकम टैक्स पढ़ा है अच्छे से तो कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो, बोनस टू एम्प्लॉयर नॉट येट पेड, इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक नॉट येट पेड, गवर्नमेंट टैक्सेस GST नॉट येट पेड, PF ESI याद है, PF ESI ऑन, यस सर 43B, प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर रिटर्न ऑफ अमोर्टाइज्ड, ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर अकाउंट्स में पूरा का पूरा माइनस हो जाता है सर। AS 26 मेरा ऐसा कहता है, लेकिन इनकम टैक्स में 40 क्या नाम है 1/5 1/5 1/5 होता है। एंड अब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन, कैरी फॉरवर्ड ऑफ टैक्सेस, एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च, डेप्रिसिएशन डिफरेंस बिटवीन अकाउंट्स एंड टैक्स। टैक्स में सेक्शन 32 लगेगा, मेरा नॉर्मल अकाउंट्स लगेगा, दोनों में डिफरेंस आएगा। प्रोविजन फॉर लॉसेस, अकाउंट्स से प्रोविजन आप माइनस करते हैं फॉर डाउटफुल डेट अगर वगैरह, इनकम टैक्स प्रोविजन को डिसअलाउ करता है एक्सेप्ट प्रोविजन फॉर डाउटफुल इन केस ऑफ बैंकिंग कंपनी। ठीक है, इसका डिफरेंस ऑन इनकम ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, बात खत्म। तो 11 पॉइंट आपको दे रखे हैं, 4 से 5 पॉइंट तो आप खुद से ही लिख लोगे यहाँ पे। ठीक है, आ जाइए, जो एग्जांपल 1 दे रखा है आपको, बोनस टू एम्प्लॉय आपने दिया जो कि डिसअलाउ हुआ इन टैक्स। क्यों टैक्स में क्यों डिसअलाउ हुआ होगा, क्योंकि टैक्स वाले एक्चुअल पेमेंट बेसिस पे अलाउ करते हैं, तो आपने डिसअलाउ कर दिया टैक्स वालों ने। इट इज अलाउड इन फ्यूचर, भविष्य में अलाउ होगा, तो आज डिसअलाउ होगा। तो एक बात बताओ, आज सरकार ने एक खर्चा डिसअलाउ किया, जल्दी बताओ, आज सरकार ने एक खर्चा डिसअलाउ किया मतलब सरकार ने इनकम बढ़ा दी, जल्दी बोलो। सरकार ने बेटा खर्चा डिसअलाउ किया तो इनकम बढ़ा दी, यस सर इनकम बढ़ा दी। आज सरकार ने अगर इनकम बढ़ा दी, इसका मतलब आज सरकार ने ज्यादा टैक्स लिया।
आज सरकार ने ज्यादा टैक्स लिया, और आज अगर सरकार ने ज्यादा टैक्स लिया तो भविष्य कैसा है बेटा बताओ। सर भविष्य में कम टैक्स लगे, भविष्य सुनहरा है। तो आज जो डिफरेंस है, जितने डिफरेंस उसने डिसअलाउ किया है, इस डिफरेंस पे जब हम टैक्स का रेट मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा वो क्या आएगा, वो एसेट आएगा, वो लायबिलिटी आएगा। सर भविष्य में अलाउ करेंगे, भविष्य में टैक्स कम हो जाएगा, मतलब कि ये डीटी ए आएगा। आज ज्यादा टैक्स लिया है तो भविष्य में कम टैक्स लेंगे, क्योंकि जब मैं पे कर दूंगा इस खर्चे को तो भविष्य में अलाउ कर देगी सरकार, तो भविष्य में कम टैक्स लगेगा। और जब भविष्य में कम टैक्स लगेगा तो डीटीए है सर, डीटीए। ठीक है, यस सर। और इसको आप अलाउ कर देंगे। बोनस था 1 लाख रुपए का, तो 1 लाख रुपए से इस साल सरकार ने आपकी इनकम बढ़ाई होगी। 1 लाख रुपए से सरकार ने आपकी इनकम बढ़ाई होगी, क्योंकि नॉट पेड है और अकाउंट्स में अक्रूवल पे अलाउ हो चुका था। तो इस 1 लाख पे 30% का अगर टैक्स का रेट मल्टीप्लाई करोगे तो 30,000 रुपए का क्या बनेगा, 1 लाख का होगा टेम्परेरी डिफरेंस, यानी जिसको आप लोग टाइमिंग डिफरेंस बोलते हो AS 22 के अंदर, और इंड AS 12 के अंदर हम इसको टेम्परेरी डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, ये 1 लाख का जो टाइमिंग डिफरेंस है, इसमें जब मैं टैक्स का रेट मल्टीप्लाई करूंगा 30%, क्या बनेगा सर, भविष्य कैसा है बेटा, भविष्य सर भविष्य सुनहरा है, भविष्य में सरकार खर्चा अलाउ कर देगी तो भविष्य में टैक्स कम आएगा। तो मैंने कहा ठीक है, तो DTA बनेगा बेटा, DTA। आज ज्यादा टैक्स लिया, भविष्य में कम टैक्स लेंगे, तो एंट्री क्या हो जाएगी, DTA जमा टू SPL, DTA जमा टू SPL, DTA जमा टू SPL, यहां पर आपकी एंट्री डलते हुए चलेगी। अगला एग्जांपल देखिए, इंटरेस्ट ऑन लोन टू नेशनलाइज्ड बैंक वाज नॉट पेड इन करंट ईयर। तो अकाउंट्स में तो खर्चा अलाउ कर दिया होगा, यस सर, लेकिन इनकम टैक्स इस खर्चों को अलाउ नहीं करेगा जब तक एक्चुअली पे नहीं होगा, यस सर। तो इनकम टैक्स ने इतने से आपका इनकम बढ़ा दिया होगा, तो इस साल आपकी इनकम बढ़ा दी तो आपसे ज्यादा टैक्स लिया, हाँ सर। तो सरकार ने इस साल ज्यादा टैक्स लिया, लेकिन भविष्य में सर जब मैं इस खर्चे को पे कर दूंगा तो सरकार इसको अलाउ कर देगी, तो कम टैक्स लेगी। तो भविष्य में कम टैक्स लेगी, इस साल ज्यादा लिया, भविष्य में कम लेगी। भविष्य कैसा है बेटा, सर भविष्य सुनहरा है, भविष्य में टैक्स कम होगा, तो DTA बनेगा, DTA बनेगा। तो डिफरेंस कितना है, कितने का इंटरेस्ट था, 2 लाख का इंटरेस्ट था, तो 2 लाख से आपका टाइमिंग डिफरेंस आ रहा होगा। 2 लाख पे रेट लगा 10% का, तो 20,000 रुपए, तो 20,000 का मेरा टाइमिंग डिफरेंस आ रहा होगा। और भविष्य कैसा है बेटा, भविष्य सुनहरा है बेटा, तो भविष्य सुनहरा है सर, DTA टू SPL 20,000, 20,000। ठीक है, यस सर, यस सर, यस सर। एग्जाम्पल 3 देखिए, एग्जाम्पल 3 देखें, एग्जाम्पल 3 में कहता है GST नॉट पेड विल बी अलाउड इन फ्यूचर इज एक्चुअली पेड। तो GST आज पे नहीं हुआ तो अकाउंट्स में माइनस हो गया होगा, लेकिन टैक्स लॉस में भविष्य में जब वो पे हो जाएगा एक्चुअली तब अलाउ होगा, तो DTA बनेगा, क्योंकि भविष्य कैसा है, सुनहरा है। हायर डिफरेंसेस अलाउ डेप्रिसिएशन अलाउड, फ्यूचर डेप्रिसिएशन डिसअलाउड। ओहो, यानी इस साल इनकम टैक्स ने ज्यादा डेप्रिसिएशन दिया, जैसे कि हमने एग्जांपल देखा था बैंक, इनकम टैक्स ने कहा 1,20 का डेप्रिसिएशन माइनस करो, अकाउंट्स में 1 लाख था, तो इस साल इनकम टैक्स ने ज्यादा डेप्रिसिएशन माइनस करने के लिए बोला। इसका मतलब इस साल इनकम टैक्स ने ज्यादा खर्चा अलाउ कर दिया, अलाउंस ज्यादा दे दी, तो इसका मतलब इनकम टैक्स ने इस साल टैक्स कम लिया। तो अगर इस साल ज्यादा अलाउंसेस दे रहा है तो भविष्य में कम अलाउंसेस देगा, और भविष्य में कम अलाउंसेस देगा तो भविष्य में ज्यादा टैक्स लेगा, और भविष्य में ज्यादा टैक्स लेगा तो भविष्य में सर जिम्मेदारी पैदा हो गई। भविष्य कैसा है बेटा, सर जिम्मेदारी दिख रही है सर मुझे तो भविष्य में, तो DTL है बेटा, वो DTL है। आ रही बात समझ में, तो एंट्री क्या हो जाएगी सर, SPL जमा यानी प्रॉफिट एंड लॉस जमा टू DTL। ओ ओ ओ, ऐसे ही कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, ये कुछ खर्चे या डेप्रिसिएशन जो अकाउंट्स में आपने माइनस कर रखा है, लेकिन टैक्स लॉस इनको आपको इस साल अलाउ नहीं करेगा, तो इस साल अलाउ नहीं करेगा। भविष्य में जो आपके पास इनकम आएगी, सफिशिएंट फंड प्रॉफिट्स होंगे PGP के अंदर, तो इनकम टैक्स इसको अलाउ कर देगा, तो भविष्य में अलाउ करेगा, भविष्य में अलाउ करेगा तो भविष्य में टैक्स कम होगा। भविष्य कैसा है बेटा, सुनहरा है सर, तो क्या बनेगा, DTA बनेगा सर, DTA बनेगा। ठीक है, इसके बाद परमानेंट डिफरेंसेस, इसके बाद परमानेंट डिफरेंसेस, ये सब परमानेंट डिफरेंसेस हैं आपके, डोनेशन, पर्सनल एक्सपेंसेस, आइटम विच आर नॉट डिसअलाउड इन फ्यूचर, इंटरेस्ट, पेनल्टी, इनकम टैक्स, जिनका आपको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलता इनकम टैक्स के अंदर, ये सब परमानेंट डिफरेंस है। ओके, तो परमानेंट डोनेशन आज डिसअलाउ हो गया, भविष्य में भी डिसअलाउड रहेगा, हमेशा हमेशा परमानेंट डिफरेंस है, इस पे कोई डिटेल की हम चर्चा यहाँ पे नहीं करेंगे। प्रेम से बोलो राधे राधे। आपको कैसे डिटेल निकालना है, तो टाइमिंग डिफरेंस आपको निकालना है, पहले वो डिफरेंस निकाले और उस डिफरेंस के ऊपर टैक्स का रेट मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो जाएगा। तो टाइमिंग डिफरेंस कैसे निकालेंगे और कैसे करेंगे, एट द एंड क्लोजिंग टाइमिंग डिफरेंस कैसे होगा, तो कुछ ओपनिंग टाइमिंग डिफरेंस रहा होगा जो चलते आ रहा होगा पिछले सालों से, इस साल कितना टाइमिंग डिफरेंस पैदा हुआ,
पीजीपी और प्रॉफिट एंड लॉस में, और कितना टाइमिंग डिफरेंस रिवर्स हुआ, रिवर्स, तो क्लोजिंग इतना बचेगा। टाइमिंग डिफरेंस विच रिजल्ट्स इन एडवांटेज, अगर टाइमिंग डिफरेंस की वजह से भविष्य सुनहरा है तो DTA बनेगा, और भविष्य सुनहरा नहीं है तो DTL बनेगा। ये DTA जो भविष्य सुनहरा आपने बोला, इस सुनहरे को आप तभी रिकॉग्नाइज करोगे या तभी इसका अगले साल रिवर्सल होगा जब 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 वर्चुअल सर्टेनिटी होगी, जब रीजनेबल एंड वर्चुअल रीजनेबल सर्टेनिटी एग्जिस्ट करेगी, जब रीजनेबल सर्टेनिटी एग्जिस्ट करेगी। DTL कैसे बनेगा? सेम मैनर। भविष्य देखो, भविष्य सुनहरा नहीं है सर, जिम्मेदारी है, तो DTL बनेगा। यानी अगर भविष्य में ऐसा लग रहा है कि जिम्मेदारी पैदा हो रही है तो DTL बनेगा। जर्नल एंट्री एसेट है तो एसेट अकाउंट जमा टू SPL, DTA अकाउंट SPL, रिडक्शन DTA उसका रिवर्सल अगले साल हो जाएगा तो SPL टू DTA हो जाएगा। DTL बनेगा तो SPL टू DTL, उसका रिवर्सल अगले साल हो जाएगा तो DTL टू SPL। मैट की चर्चा करते हैं। इनकम टैक्स लॉज में क्या होता है, कंपनी से केस में या तो आपको मैट पे करना पड़ रहा होगा या तो आपको क्या करना होगा, PGP, जो दोनों में से हायर होता है वो पे करते हैं। इन केस पर्सन पेइंग मैट स्टिल हैज DTA, DTL शैल बी रिकॉर्डेड एट नॉर्मल रेट, डिफरेंस इन अकाउंटिंग एंड टैक्सेबल इनकम कंसीडर टाइमिंग डिफरेंस, बात खत्म। टैक्स हॉलिडे यानी जो आपके ATA, IAB, IC की रिडक्शन, यहाँ पे 100% आपको रिडक्शन मिल जाती है इनकम टैक्स में, तो आपकी इनकम पूरी कम हो जाती है, तो अकॉर्डिंगली यहाँ पर भी आपको DTA, DTL निकालते हुए चलना पड़ेगा। ठीक है जी, ठीक है सर, ठीक है। तो टाइमिंग डिफरेंसेस व्हिच आर एक्सपेक्टेड रिवर्स विद इन टैक्स हॉलिडेज आर नॉट रेलेवेंट, मतलब कि यहाँ पर वही टाइमिंग डिफरेंस आपके रेलेवेंट होते हैं जो आपके टैक्स हॉलिडे के बियॉन्ड आ रहे होते हैं। सर जैसे मान लो मैंने कहा था होटल का बिजनेस है और 80 ID आपसे बोलता है वहां पे, ठीक है, ये फाइनल के अंदर है मेरे ख्याल से सीरीज आपकी 80 IE, IB, IC, ID जो भी है, तो वो कहता है 5 साल तक आपका सारा प्रॉफिट एग्जम्प्ट है, तो 5 साल तक तो सारा प्रॉफिट एग्जम्प्ट है, तो 5 साल के बीच का टाइमिंग डिफरेंस आ रहा है तो किसी काम का ही नहीं ना, क्योंकि टैक्स प्रॉफिट 0 आएगा, डिडक्शन लेते रहोगे तो टाइमिंग डिफरेंस अगर टैक्स हॉलिडे के बियॉन्ड जा रहा है, बियॉन्ड जा रहा है, 5 साल के बाद जा रहा है, तो वो मेरे काम का है। मतलब ऐसा टाइमिंग क्रक्स देखो, ऐसा क्रक्स ये है, ऐसा टाइमिंग डिफरेंस जो टैक्स हॉलिडे मतलब इन्हीं 5 सालों में पैदा होता है, क्रिएट होता है, इन्हीं 5 सालों में उसका रिवर्सल हो जाता है, वो किसी काम का नहीं है। मतलब ऐसा टाइमिंग डिफरेंस, ऐसा टेम्पररी डिफरेंस जो छुट्टियों मतलब टैक्स हॉलिडेज में आते हैं और इन्हीं छुट्टियों में चले जाते हैं, वो किसी काम के नहीं होते मेरे लिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। ऑल दो 80 IA, 80 IB, IC, CA इंटर लेवल पे वो यहां से आपसे नहीं पूछेगा, क्योंकि CA इंटर लेवल पे ये सीरीज ही नहीं है, CA इंटर लेवल पे ये सीरीज ही नहीं है भाई साहब आपके टैक्स लॉज में, तो वो आपसे इस AS के अंदर इस पे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। इसके बाद AS 22 का फर्स्ट एप्लीकेशन किसी काम का नहीं, छोड़ दीजिए, इसके बाद कोई किसी काम का नहीं है। आ जाओ क्वेश्चंस के ऊपर आ जाओ। अब बेटा क्वेश्चन, हाँ जी, कैसे हैं आप सब? चले आगे, डन डन डन, यस सर, यस सर, यस सर, आ जाओ रे, आ जाओ। सबसे पहला क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार से, सबसे पहला क्वेश्चन AS 22 का रहा आपकी स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार से। देखिए आपके स्क्रीन पे क्या लिखा है, आपके स्क्रीन में क्वेश्चन में क्या लिखा है, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कहता है आपके ने 23-24 में सेल करी थी 10 लाख रुपए की, परचेज करी थी 6 लाख रुपए की, खर्चा कहता है 1 लाख रुपए का। 24-25 में आपने सेल करी थी 12 लाख रुपए की, परचेज करी थी 7 लाख रुपए की, खर्चा आपके पास में कुछ भी नहीं था। ठीक है, ठीक है, यस सर, यस सर। फिर वो आपसे कहता है रेट ऑफ टैक्स जो वो 30% है, एक्सपेंस ऑफ 1 लाख रुपए जो दे रखा था 1 लाख रुपए, ये वो कह रहा है बोनस टू एम्प्लॉई है जो कि नॉट पेड इन 23-24, मतलब 23-24 में उसको पे नहीं किया, तो अकाउंट से माइनस कर दिया होगा। 23-24 में पेड नहीं है, लेकिन अकाउंट्स वालों ने माइनस कर, अकाउंट्स तो अप्रूवल पे चलता है सर, मैंने कहा यस, तो अकाउंट्स में माइनस कर दिया होगा, लेकिन इनकम टैक्स ने इसको माइनस नहीं किया होगा, क्योंकि इनकम टैक्स बोलेगा सब्जेक्ट टू 43 पे, सेक्शन 43 भी तो टांग अड़ाने के लिए, सेक्शन 43 का तो जन्म ही हुआ है बेटा टांग अड़ाने के लिए, तो टांग अड़ाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो वो कहेगा भैया हम अलाउ नहीं करेंगे, तो इस 1 लाख रुपए से क्या आ जाएगा, इस 1 लाख रुपए से टेम्पररी डिफरेंस आ जाएगा, टेम्पररी डिफरेंस आ जाएगा, जिसको आप लोग AS 22 यार, एक तो आदत खत्म हो गई है, जिसको आप लोग टाइमिंग डिफरेंस बोलोगे। तो AS 22 का टाइमिंग डिफरेंस आ जाएगा, तो 1 लाख रुपए इस साल इनकम टैक्स डिसअलाउ कर देगा, इस साल डिसअलाउ तो कर देगा सर, लेकिन भविष्य में जो हम पे कर देंगे तब अलाउ कर देगा, तब अलाउ कर देगा, हाँ सर कर देगा। तो इस बार डिसअलाउ किया, मतलब इस बार इनकम को बढ़ा दिया, इस बार इनकम टैक्स ने खर्चा नहीं माइनस करने दिया, मतलब उसने इनकम को बढ़ा दिया, और इस बार इनकम बढ़ गई तो टैक्स बढ़ गया, और भविष्य में जब इनकम टैक्स एक्चुअली पेमेंट बेसिस पे इसको अलाउ करेगा तो टैक्स कम लेगा। भविष्य कैसा है बेटा, सर भविष्य में ना, भविष्य में खर्चा अलाउ हो जाएगा क्योंकि हम पे कर देंगे, तो भविष्य में टैक्स कम लगेगा,
भविष्य में टैक्स कम लगेगा, तो बेटा इस 1 लाख के डिफरेंस पे जो आएगा ना वो डीटीए आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? वो एसेट बनेगा क्योंकि भविष्य में इसका रिवर्सल हो जाएगा। ओके सर, तो देखो 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 देखो, फिर उसने कहा आपने पे कर दिया उसको जनवरी 2025 में, मतलब कि 24-25 में आप इसको अलाउ कर दोगे। कैलकुलेट करंट टैक्स, डेफर्ड टैक्स, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पर दे रखा है आपको 23-24, 24-25 रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 10,12,000 परचेज माइनस के अपने अकाउंट्स के हिसाब से। देखो ये अकाउंट्स है, ये एज पर अकाउंट्स है, तो अकाउंट्स में यही क्या होगा अपने अकाउंट्स प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकला, इसको हम लोग अकाउंटिंग इनकम बोलते हैं। इस पर आपने टैक्स लगा दिया 90,000 रुपए का और अगले साल 1.5 लाख रुपए का, बात खत्म। आप देखो इधर आ जाओ टैक्स क्लॉज में, पीजीबीपी क्या करेगा? पीजीबीपी आप ही के प्रॉफिट बिफोर टैक्स को हाथ लगाएगा, वो यही करता ही है, उसका काम ही यही है। वो आप ही के प्रॉफिट बिफोर टैक्स को उठाएगा, यस सर यस सर यस सर, इसी को उठा के इसी पर एडजस्टमेंट कर देगा। क्या कहेगा? ये 1 लाख रुपए कैसे माइनस कर दिया तूने, जब ये पे नहीं हुआ था, मेरा 43B जिंदाबाद, 43B जिंदाबाद, तो उस वापस से एड बैक करेगा। तो 23-24 की वो इनकम निकालेगा कुछ इस प्रकार से। लेकिन ये 1 लाख रुपए अगले साल अलाउ हो जाएगा, तो 24-25 में इनकम आ जाएगी कुछ इस प्रकार से, क्योंकि अगले सालों पे हो चुका था। तो टैक्स एज पर टैक्स लॉस, तो टैक्सेबल इनकम कितनी आ रही है? 4 लाख और 4 लाख, तो टैक्स लगेगा 30, 1 20 और 1 20। तो टैक्स में, इनकम टैक्स में टैक्स कितना आ रहा है? 1 20 और 1 20। अकाउंट्स में कितना आ रहा है? 90 और 1.5 लाख। लेकिन बेटा जाएगा कितना? पेमेंट कितना करोगे? सोचो, जो सोचो, तुमने नेट प्रॉफिट दिखा रखा अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को 31 मार्च को 3 लाख रुपए का, तुमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में टैक्स दिखा रखा है 90,000 रुपए का। आईटीआर में जब टैक्स भरोगे, जब आईटीआर फाइल करोगे जुलाई अगस्त में, तो टैक्स कितना जमा करोगे ये बताओ? अकाउंट्स वाला करोगे या जो आईटीआर वाला आ रहा होगा वो जमा करोगे? सर जो आईटीआर में आ रहा होगा एज पर पीजीपी वो जमा करूंगा ना। तो आईटीआर में तो बेटा 1 20 का आ रहा है ना, आईटीआर में तो 1 20 का टैक्स आ रहा है, तो जमा तो 1 20 करोगे, तो करंट टैक्स कितना हो जाएगा? सर करंट टैक्स तो 1 20 हो जाएगा। वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। करंट टैक्स तो सर 1 20 हो जाएगा। आ रही है मेरी बात समझ में? यस सर आ रही है बात समझ में। तो बेटा करंट टैक्स 1 20 हो जाएगा, तो यहाँ पर तुम 1 20 जमा करोगे, ठीक। अच्छा, अगले साल टैक्स कितना आ रहा है सर? 1 20, तो अगले साल 1 20 आ रहा है, तो अगले साल 1 20 आ रहा है, तो इस साल अगले साल भी आईटीआर में कितना जमा करोगे? 1 20। ओ, लेकिन अगले साल अकाउंट्स में कितना आ रहा था सर? 1.5 लाख। लेकिन इनकम टैक्स ने कितना लिया? 1 20। कम क्यों लिया? क्योंकि पिछले साल का डीटीए था, उसका रिवर्सल हो जाएगा। भविष्य कैसा था? सुनहरा था। यानी भविष्य में अकाउंट्स में ज्यादा टैक्स आ रहा होगा, लेकिन टैक्स लो आपसे कम टैक्स लेगा। भविष्य में अकाउंट्स में टैक्स ज्यादा आ रहा होगा, लेकिन अकाउंट्स वाले ज्यादा आ रहा होगा, लेकिन टैक्स लो आपसे कम टैक्स लेगा। इसीलिए तो आपने इस साल डीटीए बनाया था। तो देखो ध्यान से, आपने 90,000 का टैक्स बनाया, आपके घर पे 90 का टैक्स आ रहा था। इनकम टैक्स ने कहा भैया हम तो 1 20 लेंगे, तो आपने 1 20 दिया। देखो मेरे घर पे 90 आ रहा था, उन्होंने 1 20 लिया, तो मैंने 1 20 दिया, तो मैंने 30 ज्यादा दिया। ये 30 ज्यादा दिया, इस 30 का मुझे भविष्य में फायदा मिलेगा। जब मैं इसको पे कर दूंगा तो मेरे घर पे डीटीए बनेगा 30,000 रुपए का। भविष्य में इसका रिवर्सल हो जाएगा। भविष्य में जो इसका रिवर्सल हो जाएगा, तो मेरे अकाउंट्स में 1.5 लाख का टैक्स आ रहा था और इस 30,000 का मुझे रिवर्सल मिल जाएगा, तो मैं कितना पे करूंगा? 1 20 पे करूंगा और 30 का मेरा रिवर्सल हो जाएगा। आ रही बात समझ में? यस सर यस सर यस सर। ठीक है, चलो आगे। अगला क्वेश्चन। सर ये पीडीएफ कहां पर मिलेगा? मैंने कहा टेलीग्राम ज्वाइन करो। मैंने कहा टेलीग्राम ज्वाइन करो। देखो इसी वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा होगा, टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करो, आपको ये पूरा पीडीएफ वहां पे मिल जाएगा। आप प्रिंट निकाल के डंडनाडन सारे क्वेश्चन कर सकते हो। और जितने क्वेश्चन इसमें 5-6 क्वेश्चन दे रखे हैं, इसके बाहर इंस्टीट्यूट नहीं पूछेगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, चलो। रामा लिमिटेड हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। उसने कहा डेप्रिसिएशन आया आपका एज पर अकाउंटिंग रिकॉर्ड। तो एज पर अकाउंट्स डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है? एज पर अकाउंट्स डेप्रिसिएशन 2 लाख रुपए है। एज पर अकाउंट्स जो है वो डेप्रिसिएशन 2 लाख रुपए है, लेकिन एज पर टैक्स लॉस कितना है? 5 लाख रुपए है। और अनअमोर्टाइज प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर एज पर टैक्स लॉ कितना? 30,000 रुपए है। तो 30,000 रुपए का अनअमोर्टाइज प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर जो कि उसने माइनस नहीं किया इनकम टैक्स ने, हम तो सारा का सारा एक ही साल का रहता है, वहां पर अभी नहीं कर रखा है, वो तो 1/5 करेगा, तो उसने 30,000 रुपए अभी माइनस नहीं कर रखा है। और हमने डेप्रीसिएशन 2 लाख माइनस किया, इनकम टैक्स तो नहीं 5 लाख दूंगा, यानी इस साल इनकम टैक्स ने ज्यादा हायर डेप्रीसिएशन दिया। तो इनकम टैक्स ने बेटा डेप्रीसिएशन ज्यादा दिया, डेप्रीसिएशन ज्यादा दिया, तो मतलब नेट प्रॉफिट कम कर दिया। मतलब सर इनकम टैक्स ने इस बार कम टैक्स लिया, इनकम टैक्स ने इस साल कम टैक्स लिया, इस साल कम टैक्स लिया। भविष्य कैसा है बेटा?
तो भविष्य में सर ज्यादा टैक्स लेगी, और भविष्य में ज्यादा टैक्स लेगी तो भविष्य में डीटीएल जिम्मेदारी बनेगी सर, डीटीएल बनेगा। वैसे ही इस 30 की बात करो, ये 30 अकाउंट से पूरा माइनस हो चुका था, ये 30 अकाउंट में पूरा माइनस हो चुका था, लेकिन इनकम टैक्स ने इसको माइनस नहीं करने दिया, यानी इनकम टैक्स ने इस 30,000 पे इस बार ज्यादा टैक्स लिया, तो भविष्य में कम टैक्स लेगी, तो इस 30 पे क्या बनेगा, डीटीए बनेगा। चलिए फटाफट से आइए मेरे साथ साथ इधर। डीटीए आइटम, इनकम टैक्स ने डिसलॉ ज्यादा टैक्स हायर दिया तो डीटीएल जिम्मेदारी बनेगी। डिफरेंस पे, डिफरेंस कितना है 3 लाख का, तो 3 लाख का डिफरेंस है बेटा, तो 3 लाख के डिफरेंस पे 50% का टैक्स का रेट दे रखा था आपको, 50% का टैक्स का रेट देखा, तो 50% के भाव से 1.5 लाख का डीटीएल बनेगा। डीटीएल पीएनएल अकाउंट जमा तो डीटीएल, ये 30,000 रुपए इनकम टैक्स ने इस बार माइनस नहीं करना, 35 डीटीएल, तो डीटीए बनेगा कितना, 30,000 रुपए, 30,000 का 50% कितना होता है 15,000 डीटीए टू एसपीएल। ठीक है, बस नेट इफेक्ट यही लिखे हुए हैं। ओमेगा, ओमेगा तो इंपॉर्टेंट मार्क करिए, ओमेगा को इंपॉर्टेंट मार्क करिए। आपको उसने बोला कि रेवेन्यू रिकॉग्नाइज आप करते हैं अकाउंट्स में परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन बेसिस पे, और इनकम टैक्स में आप करते हैं कंप्लीटेड कंप्लीट, यहाँ पे देखो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड, और यहाँ पर आप करते हैं कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट मेथड, यानी कि अकाउंट्स में जैसे जैसे काम होता जाता है वैसे वैसे आप परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन बेसिस पे रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करते हैं, जो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 पढ़ा होगा आप लोगों ने, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट था। ठीक है, और इनकम टैक्स में, सॉरी इनकम टैक्स में हम क्या करते हैं कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करते हैं, 100% कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होता है तब जाके वहां पर रेवेन्यू यानी बुक प्रॉफिट बुक करते हैं। अब देखो हुआ क्या, तो फाइनेंशियल ईयर 20, 21, 22, 23, 24 आपको अकाउंट्स का इनकम दे रखा है, 20, 21, 22, 21, 22, 23 आपको यहाँ पे टैक्स का कुछ नहीं करना, टैक्स का रेट आपको दे रखा है, टेम्पररी डिफरेंस निकालो बेटा, काम करो फटाफट। देखो अकाउंटिंग इनकम दे रखी है आपको, यस सर, टैक्सेबल इनकम दे रखी है आपको, यस सर, टाइमिंग डिफरेंस आ गया, यस सर, रेट ऑफ टैक्स आ गया, यस सर, डेफर टैक्स बताओ फटाफट, यानी 4 लाख का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे देखो कैसे रीड करोगे, अकाउंट्स में प्रॉफिट 4 है, इनकम टैक्स में 7 है, इनकम टैक्स में प्रॉफिट कम है, इस बार सरकार ने कम टैक्स लिया, इस बार सरकार ने कम, क्योंकि इनकम कम तो सरकार ने कम टैक्स लिया, इस बार कम लिया तो भविष्य में ज्यादा लेगी, तो भविष्य कैसा है सर, डीटीएल है, तो इस पे क्या बनेगा, डीटीएल बनेगा, बात खत्म। ऐसे ही अकाउंट में 16 है, इनकम टैक्स ज्यादा आ गया, आगे आ गया, देखो 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 देखो, मैंने कहा ना भविष्य में ज्यादा लेगी, तो भविष्य में ज्यादा लेगी, तो जो डीटीएल बना था उसका रिवर्सल हो जाएगा सर, उसका रिवर्सल हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर देखो 21 लाख अकाउंट्स में, 23 लाख यहाँ पर है, देखो 2 लाख का डिफरेंस, इसका जो यहाँ पे आपने एक्स्ट्रा 4 लाख पे डीटीएल बनाया था, इसका रिवर्सल होते हुए चलेगा, तो 140 का डीटीएल बना, अगले साल उसका रिवर्सल हो गया 70,000 का, अगले साल उसका रिवर्सल हो गया 70, तो लास्ट में बैलेंस बचेगा नील। तो डीटीएल, डीटीएल ओपनिंग बैलेंस 0 था, इस साल क्रिएट कितना किया 140, तो क्लोजिंग आ गया 140, अगले साल ओपनिंग बैलेंस 70 है, सॉरी 140 है, इस साल क्रिएट होगा 70, तो क्लोजिंग बैलेंस कितना नहीं डिलीट हो जाएगा, रिवर्सल, रिवर्सल हो जाएगा। यहाँ पे देखो ओपनिंग 70 रिवर्सल हो जाएगा, और ये 70 डीटीएल 0 लास्ट बैलेंस, तो सबसे पहले डीटीएल बना पीएनएल टू डीटीएल, डीटीए टू पीएनएल, डीटीए टू पीएनएल, यानी रिवर्सल होता चला जाएगा। हाँ सर, यस सर, यस सर, तो पहले आपने 140 का डीटी, अरे यार आपने 140 का डीटीएल बनाया होगा पहले साल, 140 140, अगले साल अकाउंट्स में इनकम कम है, टैक्स में ज्यादा है, भविष्य कैसा बेटा डीटीए सर, आज टैक्स ज्यादा है डीटीए, तो जो 140 बना रखा था इसका रिवर्सल करो, तो डीटीएल लायबिलिटी का रिवर्सल करने के लिए क्या करोगे, एसेट बनाएंगे, तो कितने से 70 70, ओ फिर यहाँ पर 70 70, बस अब बैलेंस क्या बचेगा 0, ये 0 आ गया। ठीक है, तो ओमेगा वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करके जाइएगा फटाफट। क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम है, आपको अकाउंट दे रखा है अकाउंट के हिसाब से प्रॉफिट, और नीचे इसने बोला इट इज अज्यूम द लॉस कैन कैरी फॉरवर्ड फॉर 8 ईयर, 8 साल तक आप लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, टैक्स क्रेडिट 40% आपको दे रखा है। बाय 31 मार्च केस फील्स दैट देयर विल बी सफिशिएंट टैक्सेबल इनकम इन फ्यूचर, अगेन तो वर्चुअल सर्टेनिटी, रीजनेबल सर्टेनिटी है कि हाँ भविष्य में इनकम होगी और हम इस लॉस को सेट ऑफ कर पाएंगे। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन टैक्सेबल इनकम अकाउंटिंग इनकम एक्सेप्ट द कैरी फॉरवर्ड लॉसेस, वो कह रहा है इस कैरी फॉरवर्ड लॉस के अलावा इनकम टैक्स और अकाउंट्स के प्रॉफिट में कोई भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस निकालना पड़ा है यार, बहुत आसान है। प्रॉफिट लॉस एज पर ये है 2 लाख माइनस का 2 लाख, 1 लाख 120, ठीक है, कि 120 से 22 में यहाँ पे 1 लाख क्यों लिखा है, यहाँ पे तो 1 लाख लिखा है, यहाँ 120 लिखा है। ठीक है, ये 120 ही होगा जहां तक मुझे लग रहा है, ये 120 नहीं है, ये टैक्स का है क्या, कुछ मिसिंग है इसमें लग रहा है। हम्म, ठीक है, हाँ कुछ मिसिंग हो सकता है कुछ डिफरेंस हो बेटा। तो करंट टैक्स इस बार का अकाउंट्स के हिसाब से
ठीक है, यहाँ पे तो ये आएगा इस साल का, ये कैरी फॉरवर्ड हो रहा होगा, हम 22-23 में खड़े हैं ना, ठीक है। डिफर्ड टैक्स आपका बन जाएगा कितने का, इस पर कितना बना होगा, 2 लाख पे 40%, 80 का बना होगा। ये 80 में से 40 का रिवर्सल यहाँ पर हो जाएगा, 40 का रिवर्सल यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। आफ्टर इफेक्ट ये आ जाएगा आपका, ठीक। चलिए इसे कर लेना, कुछ मिसिंग है इसमें, इसको कर लेना अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन आपको देखा, ये आपके स्टडी मैटर क्वेश्चन है। और प्रॉफिट एंड लॉस आपको, अकाउंटिंग प्रॉफिट आपको देखा 6 लाख रुपए का, मैट आपको देखा 350 का, प्रॉफिट इनकम, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। मैट का रेट आपको 7.5% का, इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा, इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल क्वेश्चन है, ठीक है। तो टैक्स ऑन अकाउंटिंग प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 6 लाख का 20%, एक 20, मैट के ऊपर मैट लग जाएगा। तो टैक्स एज पर इनकम टैक्स प्रॉफिट 60,000 का 20%। तो इनकम टैक्स का ये दे रखा, इनकम टैक्स में 60,000 का 20%। अब मैट के ऊपर क्या लगेगा, मैट का रेट तो 3.5 पे ये लगेगा। तो मैट आ रहा है 26,250, विच एवर इज हायर, तो मैट शैल बी द पे, मैट शैल बी पेबल। तो मैट और ये, तो करंट टैक्स, इसमें करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स, करंट टैक्स क्या जाएगा, करंट टैक्स एक्सपेंस है 1/20 इज इक्वल टू 12 प्लस डेफर्ड टैक्स, ठीक है, 12 प्लस डेफर्ड टैक्स। तो डेफर्ड टैक्स कितना हो जाएगा, 1/20 1,08,000 रुपए, ठीक है। द अमाउंट ऑफ टैक्स डिबिटेड, डेफर्ड टैक्स प्लस ये, तो 12 प्लस 1,8 प्लस डिफरेंस, डिफरेंस कितना है 12 और इसका 26, 14,250, ठीक है। यानी मैट से आपने कितना ज्यादा पे किया, 14,250 आपने एक्सेस पे किया, ठीक है। कुल मिला के कुछ नहीं, कुल मिला के मैं आपको बताऊं पे क्या होता है। अगर मैट और ये तो हायर पे होगा, हायर पे कितना होगा, हायर 26,250। तो पेमेंट तो बेटा एज पर टैक्स लो है, तो टैक्स में तुम 26,250 पे करोगे। जब तुम 26,250 पे करोगे, जब तुम 26,250 पे करोगे, और यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है अकाउंट्स और टैक्स का, अकाउंट्स और टैक्स का डिफरेंस कितना आ रहा है, 12,000 और 1/20 इज इक्वल टू 1,08,000। तो दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ दो, ये क्या बन जाएगा तुम्हारा, अमाउंट ऑफ टैक्स टू बी डेबिटेड, तो टैक्स एक्सपेंस तुम्हारा ये बन जाएगा 1,34,250। ऐसे करिए, पता नहीं क्या इंस्टीट्यूट सोल्यूशन करता है, ठीक है बस। तो यहाँ पर, तो यहाँ पर मेरा एएस 22, प्यारा सा एएस 22 बस 50 मिनट के अंदर पूरा क्वेश्चन के साथ में आपका कंप्लीट होता है। तो अच्छे से करिएगा। जब 50 मिनट मुझे लगे तो आपको मुश्किल से 25 से 30 मिनट लगने चाहिए खुद से रिवाइज करने में, खुद से इसको क्वेश्चन करने में। बस कैलकुलेटर में कर लेना या कुछ रफ में सॉल्व कर लेना, आराम से हो जाएगा, ठीक है। मैं जानता हूँ आपका समय बहुत ही कीमती चल रहा है, तो आपका जरा सा भी एक भी मिनट में यहाँ पर नष्ट नहीं करूंगा। आराम से पढ़िए और बिल्कुल आराम से काम हो गया, मतलब ज्यादा ना टेंशन मत लेना कि अब क्या होगा, अब तो मैं भूल रहा हूँ, प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा हूँ, 4 पेपर है यार, कुछ ऐसे हो नहीं पा रहा है। सर सारे सब्जेक्ट को ना प्रॉपर टाइम दीजिए। अगर आप ग्रुप 1 के लिए जा रहे हैं तो अपना टाइम डिवाइड कर लीजिए, मतलब दिन में अगर आप 10 घंटे पढ़ रहे हैं, 12 घंटे पढ़ रहे हैं, एज द केस में भी जितनी भी आपकी कैपेसिटी है पढ़ने की, तो डिवाइड कर लो अच्छे से कि हाँ यार मुझे लगता है लॉ में मुझे थोड़ा 2 घंटे में मेरा काम हो जाएगा, अकाउंट्स में मुझे 4 घंटे देने चाहिए, टैक्स मुझे 4 घंटे देने चाहिए, या कॉस्टिंग मुझे 4 घंटे देने चाहिए, अकाउंट्स 2 घंटे में हो जाएगा। ऐसे कुछ अपना जो भी टाइम है ना उसको डिवाइड कर लीजिए, 10 घंटे को अच्छे से, 12 घंटे को अच्छे से, या बोथ ग्रुप दे रहे तो आप ऑल्टरनेट डे के बेसिस पे कैसे न कैसे अपना टाइम उसके अकॉर्डिंग डिवोट करिए। अब ऐसा नहीं ना कि हमने 6 महीने में पढ़ाई नहीं करी, फिर रात आखिरी के 1 महीने में हम दिन भर 14-14, 16-16, 28-28, सॉरी 18-18 घंटे पढ़ रहे हैं। तो ऐसा ऐसे गलती मत करेगा, ठीक है, ऐसी गलती मत करेगा। प्रॉपर स्लीप लीजिएगा, 6 से 8 घंटे आपको सोना है तो मतलब सोना है। अपने स्लीप के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी है आपको, क्योंकि अभी आप स्लीप के साथ कॉम्प्रोमाइज करोगे ना इस 10-15 दिनों में, तो एग्जामिनेशन के जो टाइम आएगा ना अगले 10 दिन में, जो आपको एग्जाम देने होंगे 8 दिन में, 10 दिन में, जो भी आपका है, तो वहां पे आपको दिक्कत या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, ठीक है। आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है, सर दर्द हो रहा है, ज्यादा नींद आ रही है, चक्कर आ रहा है, तो ऐसा ना हो ना इस 10-15 दिनों में ना सोने के चक्कर में आप अपना एग्जाम खराब कर दो। प्रॉपर स्लीप लीजिए, प्रॉपर टाइम लीजिए, आराम से नींद लीजिए, 6 से 8 घंटा प्रॉपर स्लीप लीजिए, और अकॉर्डिंगली अपने टाइम को बांटिए, ठीक है। 10-15 मिनट का टाइम अपने घूमने के लिए, घूमने मतलब मीन्स थोड़ा सा वॉक वॉक करिए, चलिए फिरिए, ऐसा नहीं कि घर के अंदर ही बैठे हुए हैं, तो ऐसे नहीं चलेगा ना। तो सब कुछ आपको करते हुए चलना, अपनी हेल्थ का ध्यान दीजिएगा अच्छे से, ठीक है। ये नहीं कि सिर्फ पढ़ रहे हैं, सिर्फ पढ़ रहे हैं, सिर्फ पढ़ रहे हैं, नहीं नहीं, ऐसे नहीं चलता भाई, जीवन में बैलेंस बना के चलना पड़ेगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय एंड। और बाकी जो भी अगर आपको डाउट हुआ कुछ भी हो तो आप डायरेक्टली व्हाट्सएप पे कनेक्टेड हैं या टेलीग्राम पे ग्रुप बना हुआ है, वहां पर आप क्वेरी भेज सकते हैं, ठीक है। बाकी अच्छे से पढ़िए रहिए, फिर मिलते हैं आपसे, ठीक है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।